पूरी हो, आप सेफ हो तो ही मास्क उतारें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यही नहीं, भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली चीजों को वो बहा कर ले गया। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, यहाँ पर मंडो गांव में बादल फटा है और 3 लोगों की मौत हुई है। बादल फटने से 4 लोग लापता हैं। जोरदार बारिश के बाद कई घरों में पानी भी घुस चुका है। हालात ऐसे हैं कि कमरों में रखे सोफा, बेड सब पानी में तैरते दिखाई दिए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें, यहाँ पर मंडो गांव में बादल फटा है और ये बादल फटने के बाद भारी तबाही, जिसमें कई लोग लापता हैं। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और ये देखिए, घर के अंदर पानी घुस चुका है। ये सोफा, बेड सब कुछ पानी में भीग चुका है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। इस बादल फटने से सड़कों पर पानी आ चुका है और वहां पर नदियां बह रही हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है और जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी है, एसडीआरएफ की टीम है, साथ ही स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। और अब उजाला हो चुका है, ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी कि कई लोग इसमें लापता हैं। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे पानी का तेज बहाव है। बादल फटने के बाद भारी तबाही आई, एक साथ मलबा आता है और लगातार वहां पर बारिश हो रही है। दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफी दुखद है ये। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। कितने लोग अभी लापता हैं और ताजा स्थिति क्या है? जी देखिए, उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो स्थिति हुई है उसके बाद से काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है और प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उनके मुताबिक करीबन 4 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। और इसी के लिए अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम तैयार की गई है जो कि लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और साथ ही साथ कई घर ऐसे हैं जो कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिनमें पानी घुस गया है। कई लोगों के जरूरी सामान है, कुछ लोग फंसे भी हैं, उनको भी निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही है और अलग अलग इलाकों की बात करें, सिर्फ उत्तरकाशी की बात न करें, पिथौरागढ़ की बात करें या तमाम दूसरे इलाकों की बात करें, तो वहां पर इसी तरह के नुकसान देखने को मिल रहा है। कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा खराब है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की। और अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान है पूरे उत्तराखंड में। तो काफी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल लोगों की परेशानी दीपक बढ़ गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये बादल फटा है और मंडो गांव में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? ये जो घटना है देर रात की घटना बताई जा रही है। और जहां तक उत्तरकाशी की बात है तो उत्तरकाशी ऐसा इलाका है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जहां पर अक्सर बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। और इसके साथ साथ अगर पिथौरागढ़ को भी हम साथ लेके चले तो पिथौरागढ़ में भी ऐसी ही एक बड़ी घटना की खबर आ रही है जहां पर कि भूस्खलन की वजह से कई सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो लगातार इस पूरे इलाके की बात करें, चाहे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग की तरफ के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर हल्की बारिश भी होती है तो भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती हैं और बादल फटने की घटना भी उत्तरकाशी जैसे इलाके में अक्सर आती रहती है। ऐसे में जो प्रशासन की टीमें हैं वो पहले से अलर्ट पर रहती हैं। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो टीमें अलर्ट पर थी वो लगातार सर्च ऑपरेशन का काम कर रही हैं और जल्द ही जो लोग मिसिंग हैं उनका पता लगाया जाएगा। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली में भी अब मॉनसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है, जिसके बाद गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर बादल बरसे, जिसके बाद दिल्ली वासियों को बढ़ते तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में पूरी रात झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। दिल्ली में कुछ जगहों पर भारी बारिश सुबह से हो रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं, आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश है, सड़कों पर भी पानी जमा हो चुका है। तो रात भर कुछ इलाकों में बारिश होती रही और अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट है, यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली में अगले 6 दिन बादल जमकर बरसने के आसार हैं और आज भी झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है, क्योंकि इस बारिश का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे और हर बार जो मौसम विभाग का अनुमान था वो गलत साबित हो रहा था। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है।
मुंबई में आफत की बारिश ने सड़क, रेल, हवाई मार्ग सभी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई का लगभग हर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब चुका है। मुंबई का डोंबिवली स्टेशन का पटरियां भी बारिश के पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोकल ट्रेनें अपने समय से कई घंटे देरी से चलने को मजबूर हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद घरों में पानी घुसा। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई पानी पानी हो चुकी है। भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है, घर में पानी घुस चुका है और कहा जा सकता है कि मुंबई का पूरा सिस्टम ही पानी पानी हो चुका है। हर साल मुंबई में ऐसी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, क्योंकि पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है और ऐसे में लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रेलवे ट्रैक आप देखिए जिस पर पानी है और इससे लोकल, जो कि मुंबई की लाइफलाइन है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, मुंबई का पूरा सिस्टम ही पानी पानी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार बारिश होती रही और जिस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरा, वो पानी रेलवे ट्रैक पर भी पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के चलते जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें हैं वो भी थम गई पूरी तरह से। तो जिस तरह के हालात बने हैं, ये देखने वाली बात होगी अब सरकार और बीएमसी के लिए कि जो ये हालात बने हैं जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, हादसे सामने आए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में सबसे अहम चीज वक्त ये हो जाती है कि जिस तरह से हालात तो बने हैं वो दोबारा ना बने, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई के लिए खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले जो घंटे हैं उसमें मुंबई में मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी सहित तमाम एजेंसियों को सतर्क और सुसज्जित रहने के लिए कहा है कि कोई भी स्थिति अगर पैदा होती है वो तुरंत उस पर जो है रिएक्ट करे और उस स्थिति से निपटने का इंतजाम करे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये आदेश जो है वो कितना असर एजेंसियों पर पड़ता है, क्योंकि जो हालात देखने को मिले हैं उसमें एजेंसियां पूरी तरह से नाकाम रही हैं जसप्रीत। और यही वजह है कि मुंबई कहीं न कहीं लोग कहा यह जा रहा था कि मुंबई में पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही मुंबई जो है पानी में जा चुका है, पानी में डूब चुका है। कहीं ट्रैक पर पानी भरने की नौबत आई, कहीं गाड़ियां बहने की तस्वीरें सामने आई। तो कहीं न कहीं इस स्थिति से निपटने के लिए अब एजेंसियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल रेड अलर्ट है। ऐसे में मुंबई के लोगों को जब जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। शुक्रिया दिवाकर आपका। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के खासपुर गांव में एक इमारत गिरी। हादसे में एक आदमी की मौत हुई। इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मलबे से जिंदगी बचाने में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया कि गुरुग्राम के पटौदी रोड पर यह हादसा हुआ। तो हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इमारत गिरी है, 3 मंजिला ये इमारत गिरी है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया कि इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है और कुछ लोग इसमें अंदर हो सकते हैं। ऐसे में उनको निकालने के लिए राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स भी आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बचाव और राहत कार्य अभी चल रहा है। एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है जो अलाइव थे। एक अभी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गए, तो उनकी बॉडी को भी अभी निकाला गया है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अभी 2 व्यक्ति और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अंदर थे परंतु गिरने से पहले, बिल्डिंग गिरने से पहले जो बाहर निकलने में सफल रहे, उनको साथ लेके जिस स्पॉट पे हो सकते हैं ट्रैप, वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। बिहार के रोहतास में पिकनिक मनाने मांझर कुंड पहुंचे 2 लड़के बारिश के बाद पहाड़ी झरने का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से फंस गए। दोनों लड़कों को बचाने के लिए बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित झरने में हर साल कई लोग जलस्तर बढ़ने से फंस जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रोहतास की तस्वीरें, जहां पर 2 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे और फिर उनको बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ी पर झरने में हर साल कई लोग आते हैं और फिर जलस्तर जब बढ़ जाता है तो लोग फंस जाते हैं और ऐसा ही हुआ।
जब ये देखिए कि दो लोग पत्थर के ऊपर बैठकर जान बचाने की कोशिश करते हुए अचानक से यहाँ पर जो पानी का बहाव था वो तेज हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इनको बचाने के लिए और आखिरकार प्रशासन कामयाब रहा। हरियाणा के पानीपत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर हथियारों से लैस बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए 4 बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिस वक्त ये घटना हुई दुकान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जबकि 2 ग्राहक काउंटर पर खड़े नजर आए। ये सभी लोग किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। इसके बाद एक बदमाश दुकान में दाखिल हुआ और उसने वहाँ रखा सारा कैश उठा लिया, जबकि पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश दुकान के बाहर लोगों को डराते धमकाते नजर आए। 3 से 4 व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने फायर किए हैं। वहाँ से कुछ खाली खोल भी बरामद किया वहाँ से। बताया गया कि दुकान में रखे 1,30,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेर सकती है, जबकि सरकार की चुनौती करीब 24 बिल को सदन में पारित करवाने की रहेगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसानों को सरकार ने बातचीत का एक और मौका दिया है। मानसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों से बात को तैयार है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील भी की है। कृषि मंत्री ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पहले ही जंतर मंतर पर आंदोलन करने की बात किसान कह चुके हैं। कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर कई महीनों से किसानों और सरकार के बीच ठनीरार को खत्म करने की एक और शुरुआत सरकार ने कर दी है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए किसानों से न सिर्फ आंदोलन को खत्म करने की अपील की, बल्कि चर्चा के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश भी की। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार किसान यूनियन के लोगों से आग्रह है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। दरअसल कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पर बैठे एक लंबा वक्त हो गया है। कई महीनों से इसी तरह किसान तंबू और कनात लगाए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार भी कृषि कानून को लेकर अपना रवैया साफ कर चुकी है। इस दौरान बातचीत के जरिए कई बार बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किसान किसी भी सूरत में आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि इस दौरान कई किसान संगठन इस आंदोलन से पल्ला भी झाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन लगातार आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं। यही वजह है कि मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश में जुट गई है। करेंगे, हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। उधर मॉनसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि कानून से जुड़े मुद्दे को सामने भी रखा गया। इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर साफ कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। उधर किसान नेता मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को जंतर मंतर पर आने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में किसान नेताओं ने पुलिस के सामने अपनी बात भी रखी है।
खबर है कि काफी हद तक पुलिस ने इस पर अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। हालांकि कल किसानों और पुलिस के बीच होने वाली फाइनल बातचीत के बाद ही इस मुद्दे पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। कि 22 तारीख को 200 लोग जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में, उनकी कैसे व्यवस्था रहेगी, कहां तक वे लोग जाएंगे, चेक करेगी हमारे ये कि पार्लियामेंट पे वहां पर जाके हम अपना बैठे और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शाम को खत्म हो तो उसी टाइम पे वे लोग वहां से वापसी आ जाए। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष के साथ साथ किसान एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार एक बार फिर इस मामले में नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गई है, जबकि किसान भी इस मुद्दे पर अपनी नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मुंबई में बारिश अगले 24 घंटे में आफत लेकर आने वाली है। मौसम विभाग ने मुंबई में आने वाले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के शहरों में अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव भी हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कार की खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त कार में 24 लोग सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मरने वालों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर कोरोना के खिलाफ कदम न उठाने और लापरवाही बरतने के आरोप में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर आगजनी और प्रदर्शन किए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। भारत ने पहले वनडे में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से मेहमान टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। श्रीलंका की ओर से रखे गए 263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 80 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान शिखर धवन ने नॉट आउट 86 रन की पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। शिखर के अलावा ईशान किशन 59 और पृथ्वी शॉ ने तेज तर्रार 24 गेंद पर 43 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे से कोलंबो के ही प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब कांग्रेस में तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बाजी मार ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ ही संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के गुरुद्वारे में मत्था टेका और अपने समर्थकों से मुलाकात की। नवजोत सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही उन्हें पार्टी का पंजाब अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बाद अमरिंदर सिंह ने इस मामले में खुलकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि चुनावों से पहले ऐसे किसी फेरबदल से पार्टी को राज्य में नुकसान होगा। बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न है। पटियाला और अमृतसर में सिद्धू समर्थकों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। हालांकि इस समय उन्होंने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। तो ये नए पंजाब की शुरुआत होगी। जो सिद्धू साहब ने जो रोड मैप बनाया था उसमें उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो एक नए पंजाब की शुरुआत होगी। सिद्धू साहब के आज प्रधान बने हैं पंजाब कांग्रेस के, तो हम उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। सभी का यही सपना था कि वो पंजाब के प्रधान बने। उनसे बहुत सारी लोगों की भी इच्छाएं थी। बहुत खुशी का मौका जी कि जितना नवी सोच ते नवी लहर का ये मौका, बहुत खुशी का मौका। और ढोल धमाके नाल सारे वर्कर नच रहे ने, गा रहे ने, लड्डू वंडे जा रहे हैं। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं।
आरोप है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश। बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले। मीडिया पोर्टल को चीन से फंडिंग। तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके। भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट का जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। ईडी के रडार पर पोर्टल को मिली रकम। ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है। इस वक्त ईडी की नजर न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल पर है क्योंकि इस न्यूज पोर्टल पर यही इल्जाम लगा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के भी सबूत मिले हैं। ये संगीन इल्जाम लगाया है देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसर प्रयास करती है। आरोप ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस न्यूज पोर्टल और इसके प्रमोटरों ने श्रीलंका, क्यूबा मूल के कारोबारी नेविले रॉय सिंघम से एक करार किया था जिसको लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर न्यूज क्लिक चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर है जिसको विदेशों से मिले फंड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की एक बड़ी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस फंडिंग के लिए जिस कारोबारी का नाम सामने आया है उसका संबंध चीन से बताया जा रहा है। वे नाम है श्रीलंका, क्यूबा मूल के एक कारोबारी नेविले रॉय सिंघम का, जिनके साथ न्यूज पोर्टल के प्रमोटर ने एक करार किया था और यही करार इस वक्त शक के घेरे में है क्योंकि फंडिंग के तार चीन से जुड़े होने पर शक जताया गया है। श्रीलंकाई क्यूबा मूल की कारोबारी पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा शाखा से जुड़ा होने का आरोप है और इल्जाम ये भी है कि चीन के इशारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश में भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने अपने जिम्मे उठा रखा है और वो भी बड़े ही सोची समझी साजिश के तहत। कुछ विदेशी ताकतें, उसके साथ साथ भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम राजनेता भी कुछ ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल सरगना बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है और बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ ये काम करते हैं और इनका मकसद होता है भारतवर्ष में अनरेस्ट फैलाना, भारतवर्ष में अराजकता फैलाना। ईडी की तफ्तीश के हवाले से एक बड़ा और सनसनीखेज दावा भी किया गया है। जांच में पता चला कि न्यूज क्लिक को विदेशी स्रोतों से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा गौतम नवलखा जैसे कार्यकर्ताओं के पास गया। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया है कि न्यूज पोर्टल को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत की वैक्सीन नीति को बदनाम करने के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप ये भी लगाया गया है कि देश में अराजकता के साथ साथ बड़े ही शातिर तरीके से भ्रम फैलाने का षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में देश के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसे पोर्टल और संस्थाओं को पैसा 2 विदेशी कंपनियों से निवेश किया गया दिखाया गया है। ये भी दावा किया गया एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा को बकायदा फंडिंग से 21 लाख रुपए मिले हैं।
ईडी के सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा से न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ की थी। 21 लाख रुपए गौतम नवलखा को मिले। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस साल फरवरी में पीपीके न्यूज क्लिक के शेयर धारकों के परिसरों एजेंसी की तलाशी में पता लगा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में ईमेल का नियमित आदान प्रदान किया था, जबकि न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया था। बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने रेप के लिए फरार आरोपी के मकान पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर विमल यादव नाम के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने की, जिसके मकान को एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से तोड़ दिया गया, जबकि पुलिस का एक जवान हथौड़े की मदद से मकान की दीवारें तोड़ता नजर आया। तो वहीं कुछ पुलिस वाले मकान की छत को तोड़ते दिखे। इस कार्रवाई के समय आरोपी के मकान में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस की टीम को मकान को जमींदोज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने देखते ही देखते पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। ये कार्रवाई की गई और पूरे उसके चलेबुल संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि कुछ लोग तो अपने मकानों की छत पर खड़े होकर इस कार्रवाई को देखते नजर आए। विमल यादव नाम के आरोपी पर एक नाबालिग के रेप का इल्जाम है, जो लंबे वक्त से फरार बताया जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में लाख रोकथाम और उपायों के बाद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने नाबालिग के रेप के आरोपी के घर की कुर्की की। इस बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी के घर को खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया। यूपी के बलरामपुर में एक मकान से एक 12 फीट अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंचे वन विभाग के लोगों ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में ले लिया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के खेलगांव में 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है, जबकि एक मरीज खेलगांव के बाहर पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। एक दिन पहले भी खेलगांव में खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। फिलहाल सभी खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हैकर्स ने इस अकाउंट का नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया और तस्वीर भी एलन मस्क की ही लगा दी है। 9 दिन पहले भी हैकर ने AIMIM का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। बिहार के रोहतास जिले में पिकनिक मनाने मांझर कुंड पहुंचे 2 लड़के बरसात के पानी से झरने का अचानक जलस्तर बढ़ने पर एक पहाड़ी पर फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूरोपियन देश पोलैंड इन दिनों बाढ़ और तूफान का कहर झेल रहा है। बाढ़ की वजह से पोलैंड के ज्यादा शहरों में पानी भर गया है। वहीं तूफान से सैकड़ों मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पोलैंड में बाढ़ से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केपी शर्मा ओली की जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेपाल के PM बने शेर बहादुर देउबा ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्हें सदन में 275 में 165 सदस्यों का समर्थन मिला, जिसके बाद PM मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री को ट्वीट कर बधाई दी। गुरुग्राम की पटौदी रोड पर ख्वासपुर गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आसमान से बिजली गिरने से 12 लोग झुलस गए, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त खेत में काम कर रहे ये सभी किसान बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे।